नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड की लड़ाई अब भी जारी है। हालांकि यहां पर 14 फरवरी को ही मतदान संपन्न हो गया था और उसके बाद तमाम नेता अपने अपने दैनिक दिनचर्या में व्यस्त हो गए थे। कोई मंदिरों के दर्शन कर रहा था तो कोई छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए विदेश टूर पे था। लेकिन अब देखिए कि उत्तराखंड में ही माथापच्ची तेज हो गई है। यहां पर हलचल तेज हो गई है नतीजों के आने के बाद, क्योंकि नतीजों में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत एक बार फिर से हासिल कर लिया है। लेकिन सीएम कौन होगा, देवभूमि में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ये सवाल एक बहुत बड़ा बीजेपी के सामने खड़ा हो गया है और नामों को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर देहरादून से दिल्ली का रुख कर चुके हैं। इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक दिल्ली में मौजूद हैं, सुबोध उनियाल दिल्ली में मौजूद हैं, तो वहीं पर सतपाल महाराज भी दिल्ली में हैं। कई नवनिर्वाचित विधायक हैं, उन्होंने भी दिल्ली का रुख कर लिया है और बीएल संतोष जो कि महामंत्री है, उनसे मुलाकातों का दौर भी शुरू हो चुका है। अजय भट्ट ने उनसे मुलाकात की, मदन कौशिक ने उनसे मुलाकात की। कईयों की उम्मीदें एक बार फिर से परवान चढ़ गई है कि शायद इस बार वो मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी जिनके चेहरे पर बीजेपी उत्तराखंड के चुनाव में उतरी थी, वो अपना चुनाव हार गए। इस वजह से ये संकट इस वक्त बीजेपी के सामने। तो आज इस बुलेटिन में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की ओर से कौन सा चेहरा इस बार सामने आ सकता है। क्या कोई सरप्राइजिंग चेहरा सामने आएगा मुख्यमंत्री के लिए, या फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, या फिर महिला मुख्यमंत्री इस बार उत्तराखंड को मिल सकती है, क्योंकि तमाम मुद्दों पर कयास चल रहे हैं। इस वक्त हमारे 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स मौजूद हैं, हमारे साथ गरिमा दसौनी जी मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और हमारे साथ मनोज रघुवंशी जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल होगा शम्स साहब से। जब 10 तारीख से पहले यानी कि 9 मार्च को हमारे ही टीवी चैनल पर आप बैठे थे और आपने पूरे दावे के साथ कहा था कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौट रहे हैं, आपका वो दावा तो साबित हो गया। लेकिन अब देखिए एक नया सवाल खड़ा हो गया कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और इस सवाल का क्या जवाब है शादाब जी आपके पास? देखिए, जवाब बिल्कुल क्लियर है। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होंगे। मुख्यमंत्री जिसे हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो होंगे। हम तो सब मानने वाले कार्यकर्ता हैं, अनुशासित कार्यकर्ता हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा यकीन रखते हैं कि वो जो निर्णय लेंगे वो हमसे ज्यादा अनुभवी हैं, हमसे ज्यादा उन्होंने राजनीति को देखा है और उत्तराखंड की चिंता भी उन्हें हमसे ज्यादा है। तो हम ये उम्मीद करते हैं क्योंकि एक मजबूत चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में उत्तराखंड को मिलेगा। वो तमाम हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों के काम की समीक्षा उन्होंने की है और उन्हें मालूम है किसने कितना। ठीक है, कोशिश तो यही होती है, जाहिर सी बात है। जब 2017 में आप चुनाव में जीत कर सत्ता में आए, उस वक्त भी इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को लाया गया होगा। बावजूद हमने देखा कि 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से आए। तो इस बार कौन सी चुनौती सबसे ज्यादा है बीजेपी के सामने? क्योंकि प्रदेश जितना छोटा, समस्याएं उतनी बड़ी होती है। राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं तमाम नेताओं की बड़ी होती हैं, तो सभी चीजों को कैसे बैलेंस करेंगे? नहीं, देखिए 2 चीजें हैं। हमसे जहां से हम हमारे बड़े भाई उत्तर प्रदेश के हालात हमने देखे। कांग्रेस ने पंडित नारायण दत्त तिवारी बहुत बड़ा नाम थे, कई बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन एक बार भी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश की सरकार में। रीजन ये कि ये राजनीति में कई बार कुछ निर्णय हाईकमान लेता है। हाईकमान कई बार हालात को देखते हुए कुछ मजबूत निर्णय लेता है। उनको मालूम होता है क्योंकि वो हमसे बड़ी सोच रखते हैं, वो जहां बैठे हैं वहां से ज्यादा क्लियर उन्हें दिखाई देता है। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरा हाईकमान के ऊपर पूरा देश विश्वास कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो एक कार्यकर्ता उत्तराखंड का पूरा विश्वास करता है और हम ये मानते हैं कि मेरा हाईकमान, क्योंकि हमारी औकात से बाहर का विषय आपने रख लिया है कि जिसपे हम कोई अपनी राय रख सकें, लेकिन हमें इतना मालूम है कि जो वादे आप ऐसी बात करेंगे, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर सवालों का जवाब कैसे मिल पाएगा? क्योंकि कहा जाता है कि आपके पास तमाम सवालों के जवाब होते हैं, अंदर जो कुछ हो रहा होता है, बड़ा फैसला लेना जो होता है उसकी जानकारी आपको होती है। तो ये बताइएगा, जिन जिन नामों पर चर्चा हो रही है,
धन सिंह रावत की हम बात कर ले, सतपाल महाराज की बात कर ले, वो तो खुद इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं, या फिर हम पुष्कर सिंह धामी की कर ले, या फिर हम खंडूरी जी की कर ले, ऋतु खंडूरी। आज महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी पहुंची थी आपके दफ्तर। लगातार डिमांड हो रही है कि जब महिलाओं की भागीदारी ज्यादा है बीजेपी की जीत में, तो क्यों ना महिला मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी की तरफ से ही उत्तराखंड को पहली मुख्यमंत्री मिल जाए। तो कौन सी संभावना ज्यादा प्रबल है इस वक्त? देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सारी संभावनाएं जितनी आप बता रही है सारी प्रबल है, और मैं ये कह रहा हूं कि महिला मुख्यमंत्री भी हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं। उन्होंने आपने बहुत तादाद में हुआ मुख्यमंत्री और हमने जीता, तो उन मुख्यमंत्री धामी जी को भी रिपीट किया जा सकता है। हमारे पास कई और बड़े चेहरे हैं, अगर उनके ऊपर विचार किया जाए, आपकी स्क्रीन पे तमाम नाम चल रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चेहरे हैं, हमारे नेता हैं। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय कर देगा, हम पूरी ईमानदारी के साथ सर झुका के उनके आदेश को मानेंगे, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन की सरकार नहीं है। और डबल इंजन की सरकार का दम ठीक है, डबल इंजन की सरकार पर तो जनता ने मुहर लगा दिया। केंद्र सरकार ने जो योजनाएं बनाई, जो नीतियां बनाई, उसे जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया, इंप्लीमेंट किया गया राज्य में, तो इस पर तो जनता का मुहर लग चुका है। जाहिर सी बात है, यहाँ कोई समस्या ही नहीं है सरकार बनाने में। समस्या तो बस है मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब तलाशने में। और होली, ये जो पर्व आप मनाने जा रहे हैं इस वक्त, वो इसी हलचल, इसी कश्मकश के बीच होने वाला है लग रहा। आप बने रहे इस वक्त हमारे साथ। हमारे गरिमा दसौनी जी भी इस वक्त मौजूद हैं, कांग्रेस के बारे में उनसे जान लेते हैं। गरिमा जी, आपसे मेरा सवाल है, कांग्रेस 19 विधायकों के साथ इस बार विधानसभा में, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जनता ने पूरी तरह से नकार दिया, लेकिन जिस तरह का जनादेश है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने अगर थोड़ी और कोशिश की होती, बेहतर प्लानिंग की होती, तो जो माहौल था उसका फायदा आप उठा सकते थे। तो कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की जीत की एक बड़ी वजह, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत खूबसूरती से चुनाव लड़ा, हमारे कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का दम भरा और लगाया भी, और कहीं पर कोई कसर हमने छोड़ी नहीं। कोई भी दल चुनाव में इसलिए नहीं जाता कि वो हार का मुंह देखे। ये सिक्के के दो पहलू हैं, हार और जीत। कभी भाजपा हारी है प्रदेश में, तो कभी हम जीते हैं। तो इस तरह की बातें सब करना बेमानी है। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे मुद्दे शायद उतने स्ट्राइकिंग नहीं थे और जनता को भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे ज्यादा रास आए। ये हम इसको इस तरह से कह सकते हैं। कार्यकर्ताओं के लेवल पर कोई मिस्टेक नहीं हुई है, कोई कमी नहीं रखी गई है। मुझे लगता है कि बहुत एक्शन। आज जब गणेश गोदियाल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो भी युवा हैं, एक तरफ बीजेपी ने युवा चेहरे की बात कही, तो कांग्रेस की ओर से भी युवा प्रदेश अध्यक्ष दिया गया। गणेश गोदियाल आए, उन्होंने कहा हम सारे अनुभवी नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस को सत्ता तक ले जाएंगे। ना तो आपके अनुभवी नेता कामयाब रहे, ना ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर गणेश गोदियाल कामयाब रहे। तो अब ये जानना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि कमी कहां पर रह गई। क्या अब भी पार्टी के अंदर युवा और अनुभवों के बीच में कहीं कोई तालमेल में कमी है, या फिर नेताओं के आपसी सामंजस्य में कमी है? हरीश रावत वो 2017 में चुनाव 2 जगहों से लड़ते हैं, हार जाते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में उतरते हैं, हार जाते हैं, और अब 2022 विधानसभा चुनाव लालकुआं से हार गए, और इसकी जिम्मेदारी गणेश गोदियाल ले रहे हैं। ऐसा क्यों? नहीं मैडम, देखिए, मैंने आपको बता दिया गलती कहाँ पर हुई। मैंने कहा कि शायद हम जनता तक अपने कामों को या घोषणाओं को समझाने में या पहुंचाने में असक्षम रहे, और शायद जो लोक लुभावने वादे या जो लॉलीपॉप या जलेबीदार लच्छेदार बातें भारतीय जनता पार्टी को करनी आती हैं, उसमें हम शायद कहीं पिछड़ गए। लेकिन आप ये कहें कि कांग्रेस ने मेहनत नहीं करी, तो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि कोई भी दल हारने के लिए चुनावी मैदान में नहीं उतरता। अपनी हर तरह की कोशिश, हर तरह के पैतरे सब लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें किसी के जो है वो निशाने पे लग जाते हैं, कोई निशाना चूक जाते हैं। तो हम इस बात को मानते हैं कि हमारा निशाना चूक गया। और जहां तक आपने कहा कि माननीय गणेश गोदियाल जी, गरिमा जी, लेकिन निशाना चूकने की कोई वजह होती है। जब कोई तीरंदाज या तो वो प्रैक्टिस अच्छी ना करे, या तो प्रैक्टिस उसने वक्त नहीं दिया है, अपनी प्रैक्टिस पर काम नहीं किया, तभी उसका निशाना चूकता है। अच्छे तीरंदाज की निशानी तो यही कि वो फुल प्रैक्टिस के साथ उतरे।
क्या आप मैंने नहीं मैडम मानती ये अभी कहा भी आपसे, कि कांग्रेस मैंने के अंदर आपसे पहले कहा। तो दिल्ली से किस तरह के फैसले होंगे उस पर निगाह रही, हरीश रावत को चेहरा बनाया जाए न बनाया जाए बहुत दिनों तक उस पर कंफ्यूजन रहा, जब वो चेहरा बन गया तो पता चला कि दूसरा गुट नाराज हो गया, फिर ये बयान सामने आता है कि हरीश रावत चुनाव तक ही चेहरा रहेंगे, उसके बाद कौन चेहरा बनेगा वो फैसला बाद में लिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि ये जो तमाम कंफ्यूजन केंद्र से लेकर के दिल्ली से लेकर देहरादून तक कांग्रेस में, और इस मैसेज गलत गया जिसने कांग्रेस को कमजोर किया? बिल्कुल, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं इस बात ने भी डैमेज किया हमको कि ये जो कंफ्यूजन की स्थिति थी और जो दूसरी लिस्ट में हमने फेरबदल किए, लास्ट मिनट पे हमने अपनी सीटों में फेरबदल किया, मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल डैमेज तो कहीं ना कहीं हुआ ही है। और जैसा कि आपने कहा कि हार के कारण होते हैं, उन कारणों पर बैठकर मंथन होता है, बैठकर समीक्षा होती है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करता है। जितना मेरी छोटी समझ कहती है वो यही कहती है कि हमने जनहितकारी तमाम योजनाएं लॉन्च तो करी, लेकिन हम जनता तक शायद उसको पहुंचा नहीं पाए। गांव-गांव पर्वतीय अंचलों में हम चाहे मौसम की खराबी कह लीजिए, चाहे बर्फ आच्छादित हमारे कुछ गांव थे, इस वजह से कह लीजिए हम उस जी। मैसेज को नहीं पहुंचा पाए। और जैसा आपने कहा कि गोदयाल जी ने हारने की जिम्मेदारी ली है, प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने बड़ा दिल दिखाया है कि उन्होंने जिम्मेदारी अपने सर पर ली है। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है तो फिर हार की जिम्मेदारी भी सामूहिक की होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी की इसमें कोई गलती नहीं ठीक है, है। हालांकि उन्होंने भी ये तन मन अपने धन आप से में पूरी बहुत ऊर्जा सरप्राइजिंग है दी। कांग्रेस के लिए कि किसी की हार की जिम्मेदारी कोई और नेता ले रहा है, क्योंकि अमूमन यही देखने को मिलता है उत्तराखंड में कि अपनी हार की जिम्मेदारी, अपनी हार का ठीकरा भी नेता दूसरों के ऊपर फोड़ते हैं। यहाँ एक अलग संदेश देते दिख रहे हैं गणेश गोदियाल, उस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोज रघुवंशी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रघुवंशी जी, आपसे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगी कि यहाँ पर सबसे पहले वोटिंग हो जाती है, 14 तारीख को वोटिंग, सब कुछ खत्म, हंगामा खत्म, सभी एकदम तसल्ली के छुट्टियों के मूड में थे। हाँ, दिलों की धड़कन जरूर सबकी थमी हुई थी और इंतजार नतीजों का था कि क्या होगा क्या न होगा, क्योंकि हवा बहुत प्रतिकूल थी, खासकर बीजेपी के लिए अगर हम बात करें। लेकिन नतीजों ने उन्हें जश्न का मौका दिया, होली को बहुत उत्साह के साथ मनाने का मौका दिया। लेकिन एक पेंच फंस गया, और वो पेंच के मुख्यमंत्री कौन होगा? पिछले कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी ने दिया, इस बार कोई ऐसा चेहरा रखने की कोशिश होगी जो पूरे 5 साल तक लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरे और साथ ही पीएम मोदी के विजन को वो उत्तराखंड में इंप्लीमेंट कर सके। तो ऐसा कोई चेहरा जिस पर मैं आपसे कमेंट चाहूं कि ऐसा आपको कौन लगता है? देखिए, मुझे कौन लगता है वो मायने इसलिए नहीं रखेगा क्योंकि फैसला हाईकमांड का ही है। अगर हाईकमांड ने ये फैसला किया कि पुष्कर सिंह धामी को रिपीट करना है, तो मुझे खुशी इसलिए होगी क्योंकि मेरी नजर में पुष्कर सिंह धामी को बहुत कम वक्त मिला, एक यंग फेस, एक ईमानदार चेहरा, बहुत कम वक्त मिला, 6 महीने का वक्त मिला, वो भी बहुत मुश्किल वक्त मिला। कोरोना काल का वक्त था जिस समय की बड़े बड़े दिग्गजों के पैर लड़खड़ा जाएं, उसमें भी उन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलाई पार्टी को। अब देखिए, एक हमारा ऑफिसर है, वो युद्ध में मान लीजिए घायल हो गया है, तो इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा ना कि उसने युद्ध में जीत तो दिलाई है। और अगर मान लीजिए जैसे अब चंपावत से जो विधायक हैं वो सीट खाली करने को तैयार हैं, तो वो समस्या भी नहीं है कि मतलब एक सीट किसकी होगी। धामी अगर रिपीट होते हैं तो बीजेपी को ये फायदा होगा कि एक मतलब एक बेदाग छवि का आदमी रिपीट हो रहा है, एक मेहनती आदमी रिपीट हो रहा है, और उनका जो भी व्यवहार कुशल भी हैं, तो सारी एंटी इनकम्बेंसी, मतलब बेरोजगारी, महंगाई, किसान, मतलब उधम सिंह नगर में तो मनोज जी, आपने जो बात रखी उसी पर एक रिएक्शन शम्स साहब से ले लेते हैं। शादाब जी, ये बताइए, अगर पुष्कर सिंह धामी, आपने भी कई बार इस तरफ झुकाव अपना दिखाया, अगर पुष्कर सिंह धामी को ही दोबारा सीएम प्रोजेक्ट किया जाए, बनाया जाए, कितने चांसेस है? अगर मैं आपसे परसेंटेज में पूछूं। देखिए, परसेंटेज बताने की हैसियत में नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कार्यकर्ताओं को खुशी होगी कि जिस सेनापति के नेतृत्व में सेना लड़ी है, वो सेनापति घायल हो गया। मैं पूरी तरह से मनोज रघुवंशी जी की बात से सहमत हूं, लेकिन टीम जीती है, सेना जीती है, तो उसका नेतृत्व में लड़े, उन्होंने अगुवाई,
अमित जी ने अगुवाई की, हमारा पूरा संगठन और सरकार मिलकर लड़े और आज जो जीत है उसका श्रेय कहीं ना कहीं युवा मुख्यमंत्री को भी जाता है और हमें पूर्ण विश्वास है। ये बातें उनके फेवर में जा सकती है। एक आखिरी सवाल आपसे, फिर मैं गरिमा दसौनी जी के पास जाऊंगी। अमूमन उत्तराखंड में अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है या किसी दूसरे प्रदेश में भी बीजेपी कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसके पीछे संघ की सोच, संघ का मार्गदर्शन भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तो ये बात आई थी कि संघ से उनका जुड़ाव बहुत मजबूत है, जो बात उनके फेवर में गई। तो इस बार भी संघ की तरफ से कोई संदेश, कोई संकेत मिलता दिख रहा क्या? देखिए, हमारा मातृ संगठन है और मातृ संगठन इन मामलों में बहुत इन्वॉल्व नहीं, लेकिन उनका इशारा होता है। मुझे लगता है जहां उन्हें इशारा देना होगा वो इशारा दे देंगे। वो हमारा मातृ संगठन है, राजनीति से दूर रहता है और मुझे लगता है कि जितने लोग संघ के बारे में जानते हैं, संघ खुल के किसी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बोला जाता, वो इशारा देते हैं और जो लाइन चल जाए। हम तो वैचारिक पार्टी है, वैचारिक दल है और हम तो ये कहते हैं, एक ने कही दूजे संत कहे दोनों ज्ञानी, और जो हाईकमान हमारा चलिए तो अभी तो कयासों के दौर इस तरह से चलते रहेंगे जब तक कि नाम फाइनल नहीं हो जाता। और जो खबर है उसके मुताबिक आज शाम दिल्ली में एक मीटिंग होने वाली है। 2 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। वो जब देहरादून आएंगे मीटिंग होगी और उसके बाद फैसला होगा। तो दिल्ली से देहरादून तक हलचल बीजेपी में लगातार जारी है और होली से पहले नाम पर तो फैसला आ जाएगा। हालांकि शपथ ग्रहण होली के बाद होना है, ये फैसला ले लिया गया है। धन्यवाद आप तीनों का इस वक्त हमारे साथ बने रहने के लिए। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।